अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन वीडियो सीरीज में हम उमूर तबैया कंप्लीट कर रहे थे और उमूर तबैया में हमने मिजाज अब तक पढ़ा था और दो वीडियो हम मिजाज की पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने मिजाज के पहले डेफिनेशन बताए, फिर उसके टाइप्स बताए और ये मिजाज की फाइनल वीडियो है और इसके बाद ये मिजाज का टॉपिक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिजाज आज़ा की। मिजाज आज़ा, आज़ा का मतलब ऑर्गन्स का मिजाज। देखिए, जो बदन इंसान के अंदर ऑर्गन्स हैं उनके अंदर अलग अलग अनासिर पाए जाते हैं, अलग अलग मिकदार में, और अलग अलग अनासिर का जब इम्तिजाज होता है ऑर्गन्स के अंदर तो उनमें जो कैफियत पैदा होती हैं वो अलग अलग पैदा होती हैं, जिसकी वजह से हर ऑर्गन का मिजाज अलग अलग है। और आज़ाए इंसानी को बैतवार मिजाज 5 गिरोहों में तकसीम किया गया है। यहाँ इसे लिख दें हम, आज़ाए यानी ऑर्गन्स इंसानी को बाएतबार मिजाज, यह कहते हैं मिजाज के एतबार से। पांच गिरोहों में तकसीम किया गया है, मतलब 5 जगह पे इन्हें बांटा गया है। ठीक है, क्या क्या है वो? नंबर 1, आज़ाए मोतदिला। मोतदिल आप जानते हैं, मोतदिल एतदाल से बना है, मतलब मोतदिल उसे कहेंगे कि ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा बीच का, ना ज्यादा सूखा ना ज्यादा तर बीच का। तो मोतदिल का मतलब होता है एतदाल पे। जैसे हम कहते हैं बहुत मोतदिल आदमी है, मतलब ना इसको ज्यादा गुस्सा आता ना ये बहुत ज्यादा ठंडा है, एतदाल पे है। कोई भी चीज इसमें कसरत में नहीं है, एतदाल पे है ये मामला। दूसरा है आज़ाए हार्रा। हार्रा का मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो कि गर्म है। तीसरा है आज़ाए बारदा, ऐसे ऑर्गन जो कि ठंडे हैं। चौथा है आज़ाए रतबा, जिनमें पानी की मिकदार ज्यादा है यानी तर है। और पांचवा है आज़ाए याबिसा। ठीक है, तो इन 5 गिरोहों में हमने डिफरेंट ऑर्गन्स को क्लासिफाई किया है, उन्हें बांटा है मिजाज के एतबार से। सबसे पहले आ जाए मोतदिला, फिर आ जाए हार्रा, फिर आ जाए बारदा, फिर आ जाए रतबा और फिर आ जाए याबिसा। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आज़ाए मोतदिला के बारे में कि कौन से ऑर्गन्स हैं जो सबसे ज्यादा मोतदिल है। अगर ये एमडी में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गन सबसे ज्यादा मोतदिल है, तो इसका आंसर सीधा सीधा है स्किन, यानी जिल्द। जिल्द जो है वो सबसे मोतदिल ऑर्गन है बॉडी का। अच्छा, फिर इस ये जो जिल्द है, इस जिल्द में भी जो सबसे ज्यादा, मतलब पूरे बॉडी पे हमारे स्किन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मोतदिल स्किन में भी फिर जो सबसे ज्यादा मोतदिल है वो है हाथ की जिल्द। सारे बदन की जिल्द में जो सबसे ज्यादा मोतदिल है वो कौन सी है? हाथ की जिल्द। फिर हाथ की जिल्द में भी जो सबसे ज्यादा मोतदिल है वो कौन सी है? इंडेक्स फिंगर की जिल्द। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को उर्दू में क्या कहते हैं? उंगुश्त सबाबा। सबाबा, ठीक है ये। और फिर इसमें भी इंडेक्स फिंगर में भी जो सबसे ज्यादा मोतदिल है, पूरी इंडेक्स फिंगर अगर आप देखें तो इसमें भी जो पहला पोरा है, पहले पोरे की जिल्द जो है वो सबसे ज्यादा मोतदिल है, पहले पोरे की जिल्द। और आप ये देखते होंगे कि जब नब्ज देखी जाती है तो उसका उसूल भी यही है कि पहले पोरे से, मतलब ये जो पहला पोरा है इससे देखी जाती है, इंडेक्स फिंगर से देखी जाती है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर की जो स्किन है वो सबसे ज्यादा मोतदिल है। सबसे ज्यादा मोतदिल ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। फिर पूरे बॉडी की स्किन में सबसे ज्यादा मोतदिल है हाथ की जिल्द, पूरे हाथ की जिल्द में सबसे ज्यादा मोतदिल है इंडेक्स फिंगर की जिल्द। फिर पूरे इंडेक्स फिंगर की जिल्द में सबसे ज्यादा मोतदिल है पोरे की जिल्द, पहले पोरे की जिल्द। ठीक है, तो आज़ाए मुतल्ला मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आज़ाए हार्रा, आप अपना दिमाग लगा के बताएं कि आज़ाए हार्रा कौन से ऑर्गन्स होंगे? वो वाले ऑर्गन्स होंगे यकीनी तौर पे जिनमें खून का
प्रभाव यानी खून का बहाव यानी ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है। और सबसे ज्यादा हार्ड अजू जो है वो कौन सा है? हार्ट यानी कल्ब। सबसे ज्यादा गर्म ऑर्गन कल्ब, फिर लिवर यानी कबिद, और फिर मसल यानी लहम। याद रखिएगा, बहुत सवाल ही आता है, इतना घिस चुका है पूछना भी बंद कर दिया कि सबसे ज्यादा हार्ट मतलब गर्म ऑर्गन कौन सा है? वो हार्ट है, फिर लीवर है, फिर मसल है। और हार्ट गर्म वही होगा जिसके अंदर ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि हार्ट तो मरकज ही है ब्लड सर्कुलेशन का, तो वो सबसे ज्यादा गर्म है, फिर लीवर है, और फिर इसी तरह से मसल है। फिर आ जाए बारिदा की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिद का मतलब ठंडा। ये वो वाले ऑर्गन्स होंगे जिनके अंदर खून का प्रभाव कम है, खून का बहाव कम है, ब्लड सर्कुलेशन कम है। इसमें जो है सबसे ज्यादा है अज़्म यानी बोन, अज़्म भी कहते हैं। सबसे ज्यादा ठंडा ऑर्गन कौन सा है? बोन। बोन से कम ठंडा रिबात यानी लिगामेंट, लिगामेंट यानी रिबात। और फिर इससे कम ठंडा आसाब व दिमाग, नर्व्स एंड ब्रेन। आसाब व दिमाग, ठीक है। तो जाहिर है अजय बारदा मतलब ठंडे ऑर्गन्स, वही ऑर्गन सबसे ज्यादा ठंडे होंगे जिसमें सबसे ज्यादा कम ब्लड फ्लो होगा, और सबसे ज्यादा कम ब्लड फ्लो है बोन में, फिर बोन से थोड़ा सा ज्यादा गर्म यानी सबसे ठंडा बोन, बोन से थोड़ा सा ज्यादा गर्म यानी बोन से कम ठंडा फिर लिगामेंट, और उसके बाद फिर नर्व्स एंड ब्रेन्स। फिर इसी तरह जो है अजाय रतबा। अजाय रतबा का मतलब ये देख लीजिए, ऐसा जिनके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा हो, जो मुरत्तिब हो मतलब जिनके अंदर जो कि मतलब नरम हो, पानी की मिकदार ज्यादा हो, रतूबत जिनके अंदर ज्यादा हो। सबसे अहम बात याद कर लीजिए, समीन है ये, समीन। ये एक तरह की चर्बी होती है। क्या होती है? चर्बी। सबसे ज्यादा रतब ऑर्गन पूरे बॉडी के अंदर समीन है, फिर रिवाज है। जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं वो खाते हो, पता होगा उन्हें, भैंस की अक्सर वो कहे भाई रिवाज दे दो, चर्बी होगी भी एक तरह की रिवाज। और फिर गोश्त है, गोश्त यानी मसल। और फिर दिमाग व नखा। नखा यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सबसे ज्यादा समीन है, ये भी एक तरह की चर्बी है, रिवाज है, ये भी चर्बी है, गोश्त है, और फिर दिमाग व नखा है। और अब आता है, आ जाए याबिसा। आ जाए याबिसा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो खुश्क ऑर्गन है जिसके अंदर पानी की मिकदार सबसे ज्यादा कम है वो है बाल। बाल यानी हेयर सबसे ज्यादा खुश्क है। फिर इससे थोड़ा कम खुश्क है हड्डी यानी अज़्म, बोन। फिर इससे जो थोड़ा सा कम खुश्क है वह है गजरूफ यानी कार्टिलेज। और फिर इससे भी जो थोड़ा सा कम है वो है रिबात। रिबात यानी लिगामेंट। यानी लिगामेंट, ठीक है। अब मसला यह है कि आपको रटने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इनको समझाया नहीं जा सकता, आपको रटने ही पड़ेंगे। ये सबसे ज्यादा मोटे ऑर्गन स्किन की है, फिर हाथ की स्किन की है, फिर इंडेक्स फिंगर की स्किन की है, फिर पहले फोरे की है। सबसे ज्यादा हार वाले तो याद हो ही होंगे, सबसे ज्यादा कल्ब है, फिर जिगर है यानी कबिद है, और फिर लहम है। फिर आ जाए बारदा में बोन है, लिगामेंट है, नर्व्स एंड ब्रेन है। फिर आ जाए रतबा में समीन है, रिवाज है, गोश्त है, दिमाग व नखा है। आ जाए याबिसा में सबसे ज्यादा याबिस बाल है यानी हेयर, फिर बोन, फिर गजरूफ, और फिर रिवाज। ये आपको इसी तरह से याद करने पड़ेंगे। इसका कोई और आसान तरीका नहीं है कि इसे इससे ज्यादा समझाया जा सके। अब अबू सहल मसीह ने कहा था जिन अज़ा में खून की मिकदार ज्यादा होती है वो ज्यादा हार होते हैं, वाइस वर्सा। अब क्या है ना, ये एक कॉल है, ये अक्सर इंपॉर्टेंट कॉल है, तो ये लिख लीजिए। हालांकि ये पता सबको है, मैंने मुंह से 2 बार बोल लिया। अबू सहल मसीह ने क्या कहा? अबू सहल मसीह बड़ा अजीब सा आदमी है।
अब वो सहल वैसे बड़ी अजीब अजीब बातें कहे और अक्सर बच्चे गलत करेंगे इसका स्टेटमेंट। फिर भी भाई याद कर लीजिए, अगर ये वाला स्टेटमेंट है तो गलत नहीं करना। अबू सहल मसीह ने कहा, जिन आज़ा में खून की मिकदार ज्यादा है वो ज्यादा हार होते हैं। जिन आज़ा में खून की मिकदार ज्यादा होती है वो ज्यादा हार होते हैं। और जिनमें खून की मिकदार कम होती है वो कम हार होते हैं। लिख दो एंड वाइस वर्सा। तो ये अबू सहल मसीह का कौल है। अच्छा, शेख ने भी एक कौल दिया। शेख ने क्या कहा? शेख ने शहम को हार लिखा। शहम को हार लिखा। जैसे हम यहाँ पे शहम की अगर बात करें तो ये समीन निवाज ये सब शहम का ही पार्ट है और हमने रतबा में लिखा। लेकिन अगर शेख की बात करें तो ये भी एक सवाल अक्सर जो है ये आता है। शेख उर रईस अबू अली सीना, इसका डंडा कहाँ घुसा? इसने कहा कि शहम जो है वो हार है। शहम यानी चर्बी, हार यानी गरम लिखा है। ठीक है। और अल्लामा महमूद आमली ने कहा कि चर्बी बदन में हरारत। अब ये देखो अल्लामा, ये इंपॉर्टेंट कॉल है इसलिए मैं लिखवा रहा आपको। महमूद आमली, इमली नहीं आमली। आमली ने क्या कहा कि चर्बी बदन में हरारत इस तरह पैदा करती है जिस तरह सूखे तिनके आग भड़काने का काम करते हैं। चर्बी बदन में हरारत इस तरह पैदा करती है। करती है जिस तरह सूखे पत्ते आग भड़काने का काम करते हैं। समझ गए ना आप? तो अल्लामा महमूद आमली ने एक तरह से क्या करा, इन्होंने शेख की बात को सपोर्ट किया। शेख ने शहम को हार लिखा था और अल्लामा महमूद आमली भी क्या कह रहे हैं, ये भी यही कह रहा है कि हाँ भाई, जो चर्बी है बदन के अंदर यानी शहम जो है वो बदन के अंदर हरारत इस तरह पैदा करती है जिस तरह सूखे पत्ते आग भड़काने का काम करते हैं। जाहिर है तिनके बिलफेल बारिद होते हैं, लेकिन जब आग पर डाले जाते हैं तो आग भड़क उठती है। इसी तरह बदन में चर्बी यानी शहम का काम है। मतलब कहने का यह है कि भाई जो तिनके हैं या सूखे, यहाँ पत्ते नहीं, यहाँ तिनके कर लीजिए, तिनके ज्यादा सही है। तो अल्लामा आमली ने क्या कहा कि चर्बी बदन में हरारत इस तरह पैदा करती है जिस तरह सूखे तिनके आग भड़काने का काम करते हैं। जो सूखे तिनके हैं वो अपने आप में बारिद है, लेकिन जब ये आग के कांटेक्ट में है तो ये आग को भड़काते हैं और यही काम जो होगा तो जो है वो चर्बी का है। लिख लें इसे। तिनके बिल फेल, मतलब अगर इनका फेल देखा जाए, बारिद होते हैं। बारिद मतलब ठंडे होते हैं। लेकिन जब आग पर डाले जाते हैं तो आग भड़क उठती है। आग भड़क उठती है। यही काम बदन में शहम का होता है। शहम यानी चर्बी
का होता है। अब यहाँ तक एक बार दोबारा सब समझ लीजिए भाई। आजा, हमने जो ये पढ़ा है, ये आजाए मिजाज आजा हम पढ़ रहे थे कि बॉडी के अंदर डिफरेंट आजा है और डिफरेंट अनासिर के इम्तिजाज से बने, और जब डिफरेंट अनासिर के इम्तिजाज से बने तो उनकी कैफियत अलग अलग हुई है, जब कैफियत अलग अलग है तो उनके मिजाज भी अलग अलग होंगे। इसी तरह पूरे बदन के जितने भी आजा हैं उन्होंने 5 गिरोह में तकसीम किया। आजाए मोतदिला, आजाए हार्रा, आजाए बारदा, आजाए रतबा, आजाए आजाए याबसा। अब अगर आजाए मोतदिला की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मोतदिल जो है वो स्किन है, फिर पूरे बदन की स्किन में सबसे ज्यादा मोतदिल हाथ की स्किन है, फिर पूरे हाथ की स्किन में सबसे ज्यादा उंगुष्ट सबाबा की स्किन है, और फिर इस उंगुष्ट सबाबा में सबसे ज्यादा मोतदिल पहले पोरे की जिल्द है, और यही वजह है कि हकीम जो है इससे इस पोरे से सबसे ज्यादा नब्ज देखते हैं। दूसरा आजा है हार्रा। फिर अबू सहल मसीह का कौल इसमें घुसा दो। अबू सहल मसीह ने कहा था कि जिनमें खून की मिकदार ज्यादा है वो ज्यादा हार होते हैं, और जिनमें खून की मिकदार कम है वो कम हार होते हैं, ठंडे होते हैं। ये अबू सहल मसीह ने कहा था। और सबसे ज्यादा जो गर्म ऑर्गन है वो हार्ट है, फिर लीवर है, फिर मसल है। इसी तरह आजाए बारिदा पे आए। आजाए बारिदा जो है इसमें सबसे ज्यादा बोन है, लिगामेंट है, मसल एंड ब्रेन है। ये इसी तरह याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फिर आजाए रतबा है, उसमें समीन है, रिवाज है, गोश्त है, यानी मसल और दिमाग व नखा है। ठीक है। फिर आ जाए याबिसा, सबसे ज्यादा याबिस बाल है, फिर बोन है, फिर गजरूफ है, फिर रिबात है। ठीक है। अब शेख ने क्या कहा? शेख ने कहा कि शहम जो है वो हार है। शेख ने कह दिया आजाए हारना में शेख ने लिखा किसको? शहम को, यानी चर्बी को। और फिर पीछे से आ गया अल्लामा इन्होंने कहा अच्छा शेख ने बात कही, ये गलत कैसे हो सके? और फिर इन्होंने दुनिया भर की मिसालें ला ला के शेख की बात को गोल मोल करके साबित करने की कोशिश की कि भाई देखो, बदन में चर्बी का काम ऐसा ही है जैसा सूखे हुए तिनकों का काम आग भड़काने में जैसे है। क्योंकि तिनके बिल फेल, तिनके खुद तो ठंडे हैं लेकिन जब आग पे डाल दिए जाए तो वो आग भड़क जाए, और भाई यही काम जो है वो चर्बी यानी शैम का है। ठीक है। अब एक बात इसमें और थोड़ी सी रह गई, वो ये है, वो जो आज़ाए याबिसा है इनके बारे में एक बात रह गई। आज़ाए याबिसा मतलब कैसे पता लगाया हुक्मा ने कि आज़ाए याबिसा कौन सा है? सबसे ज्यादा याबिस कौन सा है? सबसे ज्यादा याबिस है बाल, फिर बोन, फिर गजरूफ और फिर लिगामेंट। ठीक है। अब बाल, ये जो अतिब्बा है उन्होंने यबूसत के लिए सलावत को मुकर्रर किया है। यबूसत का पैमाना अतिब्बा ने, यबूसत मतलब खुश्की, पैमाना, सलाबत को तय किया है। मतलब जो जितना सलाबत क्या है? ठोस, ठोस जिसके अंदर जितनी सख्ती है, तो अतिब्बा ने माना है कि वो उतना ही ज्यादा, भाई अगर पानी हो तो नरमी होगी, रतूबत होगी तो नरमी होगी, तो जो ऑर्गन जितना ज्यादा सख्त है उसको माना कि इतना ज्यादा खुश्क भी है। तो यबूसत का पैमाना क्या क्या क्राइटेरिया इसका निर्धारित किया गया? इसका निर्धारित किया गया यबूसत का पैमाना सलाबत को। ठीक है। और फिर एक कौल, बस एक आखिरी इस पूरे जुमले में पढ़ लीजिए अल्लामा नफीस का। ये कौल बड़ा अहम है। अल्लामा नफीस जो है अब ये भी आ गए अपनी कौल लेके। ठीक है। इन्होंने रिसर्च वगैरह कुछ की नहीं, बस बैठे हुए कौल ये सब फेल हो जाते, और यूनानी के बच्चों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। लेकिन फिर भी ये तो सब मजाक की बातें हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, लेकिन यकीनन इन्होंने अपनी मंतिक के जरिए से बहुत सारी ऐसी बातें तब बता दी थी इन अतिब्बा ने, जो आज मॉडर्न जमाने में तमाम रिसर्च करने के बाद और तमाम सैम्पलिंग करने के बाद और तमाम साइंटिफिक तरक्की के बाद लोग उस नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे जो इन्होंने अपनी मंतिक के जरिए से जिस नतीजे पे पहुंच गए थे। तो हाँ जी, तो अल्लामा नफीस साहब भी आगे खड़े हो गए वहां पे, सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे, भाई हम ही पीछे क्यों रहे, हम भी अपनी बात कहेंगे। तो अल्लामा नफीस ने कहा कि बाल और हड्डी का मुकाबला करते हुए बाल और हड्डी में मसावी मिकदार लेकर करे अम्बीक के जरिए रोगन मादे का निकाला जाए तो बाल की निस्बत हड्डी में ज्यादा निकलेगा। इन्होंने कहा देखो भाई, बाल मैं हिंदी में लिख रहा, ठीक है, प्लस हड्डी, अगर इन्हें इक्वल अमाउंट में ले लिया जाए दोनों को, और दोनों को इक्वल अकाउंट में लेने के बाद करे अम्बीग में डाल दिया जाए। करे अम्बीग आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे, अब तो सेकंड ईयर में आ गया, सैदला में। ये दरअसल रोगन निकालने का तरीका है किसी भी उसमें। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बाल की निस्बत में हड्डी में ज्यादा रोगन निकलेगा। तो इसमें रोगन किस में ज्यादा निकलेगा? हड्डी में।
करें बीज में रोगन निकालेंगे, बराबर मिकदार में 10 ग्राम हड्डी ले ली तो 10 ग्राम बाल ले लिया, तो रोगन किस में ज्यादा निकलेगा? हड्डी में ज्यादा रोगन निकलेगा बाल के मुकाबले। रोगन इन हड्डी is more than रोगन इन बाल। बस आपको ये याद रखना कि अल्लामा नफीस साहब भी आ गए कि भाई जब सब इख्तिलाफ होगा तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, मेरा भी नाम आना चाहिए किताबों के अंदर। तो इनका भी आया। इन्होंने क्या करा, 10 ग्राम मिसाल के तौर पर बराबर मिकदार में इक्वल अमाउंट में हड्डी लिया और बाल लिया, और इन्होंने उसे करेम्बी के एक प्रोसेस है जो आप सैदला में पढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिए कि करेम्बी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम रोगन निकालते हैं, चीजों का रोगन निकालने का प्रोसेस है का प्रोसेस। ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों ही इक्वल अमाउंट में लेके करेम्बिक में डाल दिया और देखा कि भाई किस में से ज्यादा रोगन निकलेगा। तो हड्डी में से ज्यादा रोगन निकला, मतलब हड्डी में पानी की तरी ज्यादा थी, और बाल में से कम रोगन निकला तो समझो बाल में खुश्की ज्यादा थी। इसी वजह से हमने कहा कि बाल जो है वो सबसे ज्यादा याबिस है। समझ गए? क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके बताइए, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मिजाज आजा मुकम्मल। अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मिजाज आमार। मिजाज आमार, आमार जो है ना ये जमा है किसकी? उम्र की, मतलब एज, मतलब डिफरेंट एजेस में क्या क्या मिजाज हो सकता है। अब चार चार देखिए, अगले आ जाए यहाँ पे देखिए मिजाज आमार। आमार, आमार जो है ऐसे लिखा जाएगा, और इसका जो है ये किसकी हुआ है? एज की, मतलब डिफरेंट एजेस में क्या क्या मिजाज हो सके। तो इसमें 4 तरह की एज में डिफरेंशिएट किया गया। सिन, सिन है नमू, नंबर 2 सिन शबाब या वकूफ, शबाब का दूसरा नाम क्या रखा गया? वकूफ। नंबर 3 सिन कहूलत, और नंबर 4 सिन शखूफत। शखूफत शेख लफ्ज से बना, पता है शेख बुढ़े हो गए तो ये बुढ़े की बात कर रहा। अब सीने नमू क्या है? सबसे पहली इसमें जो बात है, ये 25 साल तक की उम्र तक जो है, अप टू 25 ईयर्स, जब कोई आदमी 25 साल का तक का होता है तो उसे कहते हैं कि ये अभी सीने नमू में है। और इसका मिजाज क्या है? इसका मिजाज है हार रतब, रटना पड़ेगा हार रतब। अगर आप देखें तो छोटा बच्चा है, आप देख लीजिएगा उसका मिजाज जो है हार है, उसकी नब्ज तेज चलती है, पेशाब ज्यादा करता है, पखाना ज्यादा करता है, तो हार रतब इस तरह से आप कनेक्ट करके कर सकते हैं। लेकिन रटना ही पड़ेगा, अपने याद करने के लिए किसी भी तरह से कड़ियों को मिला लीजिए तो ठीक है अपना। लेकिन कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेसिस इसका जो है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलता। सिने शबाब जो है इसका ये है 25 से 45 साल, 25 टू 45 ईयर्स। 20 साल, वो 25 साल थी उसमें ड्यूरेशन, और इसमें 45 साल है। और इसका मिजाज है हारियाबिस। शबाब क्या है? जवानी हो गया, शबाब आ गया, जवान हो गया। सिने वकूफ इसका नाम है। कहूलत ढलती जवानी, 45 से 65, 20-20 साल का गैर चल रहा है, देखते रहिएगा। और इसका मिजाज क्या हुआ? इसका मिजाज हुआ बारिद याबिस, ठंडक आ जाएगी। क्या है भाई, बुढ़ापे में ठंडक आ गई, और खुश्की तो है ही है। और फिर फाइनली जो शकुफत है, 65 साल के बाद जितना भी जिएगा, अगर कोई जी गया तो वो सब शकुफत में आ जाएगा। और इसका मिजाज क्या है दोस्तों? इसका मिजाज है बारिद रतब, बारिद रतब। ठीक है, अब भाई 4 मिजाज है। सीने नमू, आमार के हिसाब से सीने नमू
सीने शबाब, सीने कहूलत, सीने शखूफत, इसी तरह याद करना पड़ेगा। सिन आप कह लीजिए कि एक वक्फे को गए, एक टाइम पीरियड को गए, तो नमू बचपन का, शबाब जब शबाब का हुआ, कहूलत ढलती हुई जवानी और शखूफत बुढ़ापा। तो सीने नमू 25 साल तक की एज तक सीने नमू में कोई भी आदमी रहता है, फिर 20-20 साल का गैप आएगा, 25 से 45 तक सीने शबाब, कहूलत में 45 से 65 तक और शखूफत में 65 के बाद जितना भी जिएगा। बच्चे का मिजाज हार रतब है 25 साल तक, फिर जब जवानी उसमें आ गई तो हार याबिस है। पता है बुढ़ा हो गया तो कहें बुढ़ा तो ठंडा हो, तो जवानी में गुस्सा गर्मी ज्यादा है, कहूलत आ गई तो बारिश याबिस है, अभी बुढ़ापा आ गया, वही पेशाब पखाना उसका फिर ऊपर हो रहा, तो बारिश के साथ साथ वो रतब भी हो गया। किसी भी तरह इसकी कड़ियां मिला के इसे रटना है आपको, ठीक है। अब क्या है, एक बात और जो बेहद सुननी है, जो इसकी अहम है, सीने नमू में एक फिनोमिना होता है जिसे हम उससे कहेंगे, इसमें आजा का नशो व नुमा जारी रहता है यहाँ तक कि आजा पूरी जिसामत को पहुंचते हैं। इसी तरह करते हैं, इसमें आजा का नशो व नुमा जारी रहता है यहाँ तक कि आजा अपनी पूरी जिसामत को पहुंचते हैं। यानी क्या है, 25 साल की उम्र तक जो कि सीने नमू है, हार रतब इसका मिजाज है, इसमें आजा का नशो नुमा जो है वो जारी रहता है, मतलब आजा का जो ग्रोथ है वो जारी रहेगी। 25 साल तक आजा बढ़ते रहेंगे। छोटे से बच्चे के इतने इतने आधा, इतनी सी मसल्स है, सब कुछ छोटा छोटा है, वो आधा का नशोनुमा जारी रहेगा, आधा की ग्रोथ जारी रहेगी, और वो फिर आधा अपनी जो है पूरी जिसामत को 25 साल तक पहुंच जाते हैं, ऐसा यूनानी फिलोसफर्स का कहना था। और ये बात कई हद तक ठीक भी है, हालांकि 18 साल को कह देते हैं कि जितनी ग्रोथ होनी है वो 18 तक हो जाती है। लेकिन इनका मानना था सीने नमू जो कि 25 साल तक है, जिसका मिजाज हार रतब है, उसमें आधा का नशोनुमा जारी रहता है यहाँ तक कि आधा अपनी पूरी जिसामत को पहुंचते हैं। अब सीने शबाब में क्या है, इसका मिजाज हार याबिस है, इस उम्र में आजा ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। इस उम्र में आजा ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, उतने के उतने ही रहे। भाई पहले बढ़ रहे थे, घटते हैं ना बढ़ते हैं, ठीक है। अब कबूलत की अगर बात की जाए, जिसका मिजाज बारिश याबिस है और 45 से 65 है, इस उम्र में कुआ का इन्हितात होता है लेकिन काबिल लिहाज नहीं होता। इसकी खास बात क्या है, इस उम्र में कुव्वतों का, मतलब जो अलग अलग कुव्वतें हैं बदन के अंदर, कुव्वतों का इनहितात, इनहितात क्या है, कम होना, कम होना। जैसे अगर मैं एक ग्राफ आपके सामने बनाऊं ऐसा, तो ये यहाँ से जो है इसे कहेंगे, इस पॉइंट से क्या इनहितात अब शुरू हो गया, मतलब जहां से घट रहा है। तो इस उम्र में कुव्वतों का इनहितात, इसे घटना भी गया, घटना, इनहितात होता है लेकिन काबिल लिहाज नहीं होता, होता है लेकिन काबिल लिहाज नहीं होता। होता तो है, कुव्वतें कम तो होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती कि बहुत ज्यादा कंसर्न किया जाए हमें, ठीक है। और सीने शफूफत यानी बुढ़ापा जो 65 साल के बाद है, अब अरे इसमें जो है बारिश ज्यादा है, इस उम्र में आजा व कुवा में इनतात नुमाया तौर पर महसूस होता है। इसमें क्या होता है, इस उम्र में आजा व कुव्वतों में इनहितात नुमाया तौर पर महसूस देता है। नुमाया तौर पर महसूस देता है।
ठीक है। अब क्या हो रहा था देखिए, सीने कहूलत में क्या हो रहा था, इनितात कुव्वत का हो तो रहा था, लेकिन इतना नहीं हो रहा था कि उसे नोटिस कर लिया जाए। और ऑर्गन का तो जिक्र ही नहीं किया गया, हालांकि ऑर्गन का भी हो रहा होगा लेकिन उसे भी नोटिस नहीं किया जा रहा। और सीने शकुखत में जब बुढ़ापा पैदा है 65 के बाद, जिसमें मिजाज बारी खत्म हो गया, उसमें कुव्वतों का इनितात भी शुरू हो गया, मतलब डाउनफॉल, और आजा का भी डाउनफॉल शुरू हो गया, और इतना हो गया कि वो अब नजर आने लगा, महसूस होने लगा। तो ये जो है हमारा मिजाज आमार भी पूरा हुआ। इसमें हम एक बात और कर लें, पिछले इस साल भी जो AIAPGT 2023 हुआ, 19 में भी जो सीने नमू है, इसके अंदर फिर से 5 स्टेज है। उनका नाम आप याद कर लीजिए, बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, वो पूछा जा रहा। तो ये AIAPGT की उससे बड़ा अहम बात है, इसे 5 उसमें डिवाइड किया गया। सीने तफूलियत, मतलब ये सीने नमू की है सब। तिफल से बनाए, तिफल क्या है बच्चे को, सिन ए साबी, साबी को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वाद बे, और ये साबी। नंबर 3 सिन ए तरअरा, तर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तर अरा। सिने तरअरा। नंबर 4 सिने रिहाक, रिहाक तो कोई दिक्कत है। और नंबर 5 सिने फतह, फतह अगर लिखना है तो इस तरह से आप फतह लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिने नमू को फिर 5 वक्फों में डिवाइड किया गया, और ये जो सिने तफूलियत है, ये 4 साल तक होता है, अप टू 4 इयर्स। फिर ये जो है 4 से 7 साल तक सीने सबा, फिर ये 7 से 13 तक, और सीने रिहाक जो है 13 से 19 तक। तेरह से 19 तक, और फिर सीने फतह 19 से 25 तक। 25 में सीने नमू खत्म हो जाता है। देखिए इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा समझाने को है नहीं, आपको ये इसी तरह याद करना पड़ेगा कि सीने नमू को फिर से 5 स्टेज में बांटा गया था, जिसमें सबसे पहले आता है सीने तफूलियत, तिफल बच्चे को क्या यहाँ से याद हो जाएगा, सीने सबा, सीने तरारा, सीने रिहाक और सीने फतह। सीने तफूलियत 4 साल तक, फिर सीने साबी 4 से 7 साल तक, सीने तरारा 7 से 13 साल तक, सीने रिहाक 13 से 19 साल तक, और सीने फतह 19 से 25 साल तक। इसमें जो सवाल पूछा जाएगा, मुझे जहां तक उम्मीद है एबीसीडी में, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी, बस आपको इन 5 के नाम पता होने चाहिए, कितने उसमें बांटा गया 5 में, और उन 5 के नाम क्या है। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो मिजाज में तो मुझे बताइए, और बहुत जल्द हम जो है इसके बाद अखलाक शुरू करेंगे, और ये वीडियोस आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। बाकी मेरे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू।